दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव का जो गणित है वह लगातार ऐसा कहीं न कहीं उलझ रहा है जो राजनीतिक दलों को चिंताएं बढ़ा रहा है। पहले चरण के मतदान के पश्चात तो ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल की जो चिंताएं वह बढ़ गई हैं, वहीं विपक्षी दलों के अंदर कहीं न कहीं जो उनके बयान है या उनकी जो रणनीति है उसमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। तो ऐसे में ऐसे क्या विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय जो इस तरह की जो राजनीतिक जो गणित है उसमें परिवर्तन की संभावना कुछ लोग व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी फिर सत्ता में आ रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार परिवर्तन की संभावनाएं लगातार मजबूत हैं। तो ऐसे में यह चर्चा बहुत जरूरी है कि आखिरकार चुनावी राजनीति की जो दिशा है वह किस तरफ जा रही है। और उसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो सेकंड फेज का चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है। 26 तारीख में जो सेकंड फेज का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव ये भारतीय राजनीति के अंदर साबित हो सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में यह चुनाव हो रहा है। जब पहले फेज की उसके आधार पर जिस तरह से लोगों ने अपने अनुमान लगाए हैं, जिस तरह से लोगों ने अपना गणित लगाया है, वह काफी कुछ बयां भी करता है। लेकिन अगर सेकंड फेज का चुनाव भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक कहीं न कहीं चुनाव एक दिशा पकड़ता भी दिखाई देगा। और सेकंड फेज के चुनाव के पश्चात जो मतदाताओं को जो रुख सामने आएगा, जिसका अनुमान लोग लगाएंगे, उसके अनुसार भी वह अपना कोई मत निश्चित भी कर सकते हैं, अपना विचार भी कहीं न कहीं वह उसे सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। और हम सेकंड फेज के चुनाव की यूपी के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लोकसभा सीटों पर सेकंड फेज का चुनाव होगा। और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की इसमें 5 सीट हैं जो सेकंड फेज के चुनाव में जहां पर चुनाव होने जा रहा है। इसमें मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 5 लोकसभा सीट आती है। इन पांचों लोकसभा सीटों के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी ने इन पांचों सीटों को जीता था। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां बदली बदली से नजर आती हैं, जिसने बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ा दी हैं। और खास तौर से अगर इसमें एक बिंदु और बड़ा महत्वपूर्ण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन था, तो बीजेपी ने इन पांचों लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था। ऐसे में उसके पश्चात भी अगर गठबंधन की बात करें, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को सफलता नहीं मिली थी और बीजेपी ने पांचों लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त कर ली थी। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र को चुनाव लड़ रही है, किसी का गठबंधन नहीं है। और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक साथ गठबंधन का स्वरूप अपना बनाया और वह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी, एनडीए, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने फार्मूला एक तरह से नया स्वरूप दिया इस बार चुनाव में। उन्होंने जिस तरह अपने उम्मीदवार इन लोकसभा क्षेत्र में उतारे, उसने चुनाव को रोचक बना दिया है। और काफी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं भाई ये अनुमान लगा रहे हैं कि क्या इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, क्या वह बीजेपी का और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गणित बिगाड़ सकते हैं, या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे इस चुनाव में। तो तमाम तरह के अब सबका अपना अपना अनुमान है, सब अपने अपने अनुमान से अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन हम बात करें मेरठ की या गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की, तो इन पांचों लोकसभा सीटों को सरसरी तौर पर अगर देखें, जिस तरह से वहाँ जमीनी राजनीति है या किस तरह की राजनीतिक वहाँ मुद्दे हावी हैं या कौन सा राजनीतिक गणित इन पांचों लोकसभा सीटों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में ये बड़ा विषय हो जाता है। क्योंकि अगर मेरठ की बात करें, मेरठ लोकसभा की बात करें, पिछले 3 लगातार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहाँ के सांसद रहे हैं। और लगातार वह इन 3 लोकसभा चुनाव में चाहे 2009 का हो, 2014 का, 2019 का, उन्होंने यहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित की। हालांकि पिछले 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ ही मतों से वह बसपा के हाजी याकूब कुरैशी से चुनाव जीत गए थे। लगभग 5,000 के आसपास का वो अंतर था। लेकिन इस बार जो यहाँ पे जो गणित है, जिस तरह से जनरल सीट है, सामान्य सीट है ये, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी यहाँ दिया है वह योगेश वर्मा, पूर्व विधायक है हस्तिनापुर से, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा जो मेरठ में महापौर रही है, मेयर रही है, उनको सीट दिया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सामान्य सीट है मेरठ की, उन्होंने जाटव बिरादरी की सुनीता वर्मा जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर उन्होंने उतारा है। ऐसे में जो दलित और मुस्लिम का समीकरण साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। तो बताया जाता है कि 9-9.5 लाख यहाँ पे मुस्लिम और दलित जो वोट है मिला के हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा अनुमान बताया जाता है कि 9-9.5 लाख के करीब आसपास मुस्लिम और दलित मतदाताओं का, अगर हम दोनों को जोड़ें तो इसके आसपास दोनों मतदाता बैठते हैं। तो पिछली बार भी बसपा ने दलित और जो उनका कैडर है और साथ ही मुस्लिम को प्रत्याशी उतारकर इस गठजोड़ के द्वारा राजनीतिक सांसद का चुनाव जीतने की कोशिश की थी। और काफी हद तक याकूब कुरैशी जीत की दहलीज तक पहुंच भी गए थे और करीब 5-5.5 हजार से 6,000 से वह उनका जीत का अंतर कम रह गया था। तो राजेंद्र अग्रवाल जो भाजपा के, दोनों जीत वहां प्राप्त कर ली थी।
उसी फार्मूले को दोबारा से आजमाया है समाजवादी पार्टी ने। योगेश वर्मा की पत्नी जो पूर्व विधायक है, उनकी पत्नी जो मेयर रह चुके हैं मेरठ से, महापौर रह चुके हैं, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को उस दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की उन्होंने फिर पुनः कोशिश की है। और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि एक बड़ा मतलब निश्चित रूप से यह उन्होंने कांटे का मुकाबला बना दिया, बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। और वहीं बीजेपी ने, क्योंकि मेरठ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको वह भली भांति जानती थी कि मेरठ में जो राजनीति है बड़ी, जो पिछले चुनाव होता है बड़ा टफ चुनाव उनके लिए रहा है। तो ऐसे में 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने टिकट काटा। और आप सभी जानते हैं कि रामायण सीरियल जो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया था, उसने भारत में बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी। उसमें जो राम का किरदार जिन्होंने निभाया था, अरुण गोविल, जो कलाकार अभिनेता है, उनको उन्होंने मेरठ में प्रत्याशी अपना बनाया है। तो जानते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर का जिस तरह से पूजन हुआ, और उसके बाद बीजेपी ने कोशिश की कि उस जो भावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति से संबंध करके चलें, जिससे कि लोगों का समर्थन उन्हें मिल जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पर्दे के राम जो अरुण गोविल हैं उनको मेरठ में उतारा है। और कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास है कि उसी तरह से प्रचार भी हो रहा है, इसमें का प्रयास भी कि अरुण गोविल यहाँ से उस छवि को लेकर चुनाव जीत जाए। अब ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे कि अरुण गोविल कितना सफल होते हैं या कितने सफल नहीं होते हैं, या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी सुनीता वर्मा कितनी सफल होती हैं, क्या बीजेपी को है हम बात दे सकते हैं, क्या चुनौती दे सकते हैं, ये सब आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मुकाबला बहुत टफ हो गया है। ऐसा लगता है कि चुनावी जीत का अंतर भी कुछ ही मतों का रहेगा, ज्यादा बड़ा अंतर यहाँ पर नहीं होने का। और साथ ही एक बात और निकल के आ रही है कि अरुण गोविल ने शुरू में बड़े अंतर्वेदों का सामना किया बीजेपी के अंदर। बीजेपी के कई नेता जो है टिकट मांग रहे थे, उनके सामने चुनौती जब अरुण गोविल के रूप में सामने आई कि अरुण गोविल जी को टिकट दे दिया है भाजपा के नेतृत्व के द्वारा, तो वैसे में यहाँ की जो लीडरशिप थी, जो यहाँ की टिकट मांगती थी लोकसभा को, उनके अंदर नाराजगी भी देखी गई। तो अरुण गोविल के बहुत सारी एनर्जी और उनका बहुत सारा समय इसी काम में रहा कि खेमे बंदी को कैसे वह खत्म कर सके और सभी को एकजुट कर सके, बीजेपी के सभी नेताओं को। और साथ ही वे अपने अपने दौरे करने, कुछ लोगों की नाराजगी भी रही है, कुछ लोगों को उन्होंने मना भी लिया है। तो तमाम बातें ऐसी हम समाजवादी पार्टी के खेमे में भी देखते हैं, वहाँ भी तमाम तरह की उठापटक टिकट बंटवारे पर रही। पहले उन्होंने भानु प्रताप जो एडवोकेट है उनका टिकट दिया, उसके बाद संगठन में कहीं ना कहीं विरोध पैदा हुआ। उसके बाद उन्होंने अतुल प्रधान जो सरदार से विधायक हैं, उनके बड़े और अखिलेश यादव के बड़े नजदीकी भी विधायक कहे जाते हैं, उनका टिकट हुआ लोकसभा का। हालांकि वो एक ही दिन टिकट रहा, उसके बाद योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उन्होंने टिकट दे दिया। तो तमाम तरह की यहाँ पे लगातार खेमेबाजी में समाजवादी पार्टी का संगठन उलझा रहा। तो ये देखना है कि कौन सी पार्टी अपनी जो खेमेबाजी का अंत कर पाई है और अपने संगठन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ पा रही है, ये बड़े सवाल है मेरठ की लोकसभा सीट पर भी है। तो ये कांटे का चुनाव है मेरठ लोकसभा का, और ये किसी भी तरफ जा सकता है। अगर वो दलित और मुस्लिम गठबंधन तो सही तरह से उस जो गठजोड़ है, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का प्रयास है कि, और साथ ही जो ब्राह्मण वोट है कांग्रेस पार्टी का कमिटेड वोट है, या दूसरी अन्य जो जातियों के जो कमिटेड वोट है समाजवादी पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, उसको वह एक साथ जोड़कर देख रही है। और ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी है बीजेपी से, और जाटों का एक वर्ग जो नाराज है राष्ट्रीय लोकदल की बीजेपी के साथ गठबंधन से, उसको वह कहीं ना कहीं कैच करने के प्रयास में है। और अतुल प्रधान जो गुर्जर समाज से आते हैं, तो उनके माध्यम से गुर्जर समाज की जो वोट है यहाँ पर, उसको जो जातिगत रूप से जो समीकरण उसको बनाने के प्रयास में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन प्रत्याशी में दिखाई देता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वह कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है उसकी संभावना बहुत बड़ी है। वह बीजेपी के साथ भी चुनौती लगातार है, और वह भी अपनी जो कमिटेड वोट है ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, जाट, जो दूसरी बिरादरी है और जो दूसरे अन्य समाज हैं, वाल्मीकि हैं, जाटो बिरादरी के भी वोटों पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो उनके भाजपा के नेता हैं ओबीसी मोर्चा के, वह सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं कि सभी हिंदुत्व के पूरा जो उनका हिंदुत्व का जो उनका फार्मूला है, हिंदुत्व जो उनकी राजनीति है, उसके अंतर्गत सभी जातियां उसमें समाहित करके वे अपने जीत का समीकरण पुख्ता कर लें। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह का राजनीतिक समीकरण मेरठ में लोगों ने स्वीकार किया है, किस तरह के राजनीतिक समीकरण को उन्होंने मजबूती दी है। इसी प्रकार का बागपत की बात करें, बागपत में भी इस बार जो चुनाव हो रहा है बड़ा एकदम से रोचक चुनाव एक बन गया है। क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर सतपाल सिंह जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर वहाँ पे चुनाव जीते हैं। और एक खास बात इस चुनाव में यह रही कि उन्होंने पहले तो जो चौधरी अजीत सिंह जी को 2014 में चुनाव हराया, उसके बाद जो 2019 में उन्होंने जयंत चौधरी को चुनाव हराया, और उसके पश्चात अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी गठबंधन हो गया है। तो लगातार पिछले 10 साल से राष्ट्रीय लोकदल सतपाल सिंह जी के खिलाफ मोर्चा खोले रहा, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहा। अब दोनों गठबंधन का अब दोनों पार्टी का गठजोड़ हो गया, और वह संयुक्त प्रत्याशी वहाँ पे डॉक्टर राजकुमार सागवान जो राष्ट्रीय लोकदल के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनको टिकट देकर जयंत चौधरी सबको चौंका दिया था। अब उनकी जीत को लेकर दोनों दल एक साथ प्रयास कर रहे हैं, और इसमें संभावना कहीं न कहीं डॉक्टर राजकुमार सागवान की जिस तरह से बताई जा रही है कि पुराने कार्यकर्ता हैं, लोगों में उनके प्रति सहानुभूति है, राष्ट्रीय लोकदल कैडर में उनके प्रति एक विश्वास भी वह राष्ट्रीय लोकदल कैडर दिखा रहा है।
अब बीजेपी का उनका साथ कितना मजबूत साबित होता है, यह भी आने वाले चुनाव परिणाम में पता चलेगा। उसी प्रकार अगर हम देखें गठबंधन प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, वहाँ पर उन्होंने अमरपाल शर्मा को उतार कर ब्राह्मण कार्ड खेला है। वहाँ पे अमरपाल शर्मा को उतार दिया चुनाव के अंदर, उससे वहाँ की जो राजनीति है, जाट और गैर जाट की राजनीति, उसको कहीं ना कहीं मंच उन्होंने देने की कोशिश की है। और लगातार अगर हम पिछले कई चुनाव की बात करें तो वहाँ पे हमेशा इस तरह का समीकरण कुछ बनता रहा है कि, और वहाँ पे इस तरह का समीकरण कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश में दोनों प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं एनडीए के और इंडिया गठबंधन की, वह अपनी जो कि वह अपनी जाति का समीकरण साथ साथ वहाँ के सोशल इंजीनियर का को भी लेकर अपने हित में वह उसे साध सकें। पाँच समय पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं साहिबाद विधानसभा सीट से, और यहाँ पर वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी जिस तरह से अपना प्रत्याशी उतारा है, उसने भी काफी समीकरण कहीं कहीं, उससे भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बसपा का जो उम्मीदवार है वह भी कुछ वोट काट सकता है, जिसका नुकसान एनडीए एनडीए का हो सकता है। अब ये तो देखने वाली बात है। और साथ ही जो मुखिया गुज्जर है, गुजर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह गुजरों को कितना प्रभावित कर सकते हैं, ये भी बड़े सवाल हैं कि वह क्या गुजर की वोटों की लामबंदी कर कुछ इंडिया गठबंधन को फायदा दे सकते हैं। और अमरपाल शर्मा जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण समाज को वह कितना अपने साथ एकजुट कर पाते हैं। तो ब्राह्मण समाज काफी हद पिछले कई चुनाव से बीजेपी का साथ देता रहा है। तो ऐसे में अमरपाल शर्मा के वहाँ पर चुनाव में उतरने से क्या ब्राह्मण समाज का वोट उन्हें मिल सकता है? ये ऐसे प्रश्न है जो अमरपाल शर्मा के लिए नेक्स्ट पर्सन की बात नहीं है। तो इसलिए वह लगातार वहाँ प्रयास भी कर रहे हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य या दूसरी जो बिरादरी हैं, दूसरे समाज हैं, सभी को वह कहीं ना कहीं उनके वोटों को कुछ सेंध लगा सकें और प्राप्त कर सकें। वहीं राजकुमार सांगवान जो है वह लगातार जो आरएलडी का कैडर वोटर है, उसके साथ साथ तो बीजेपी के कैडर वोट पर भरोसा जता रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि बीजेपी का साथ इस बार जो बागपत लोकसभा सीट है, जो दो लोकसभा चुनाव में यहाँ पे बीजेपी से हार गई थी, इस बार गठबंधन का फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगा और राष्ट्रीय लोकदल कैंडिडेट यहाँ पर राजकुमार सांगवान वो जीत सकते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने समीकरण को देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अमरपाल शर्मा और डॉक्टर राजकुमार सांगवान के बीच एक रोचक मुकाबला बागपत में देखने को मिल सकता है। तमाम तरह की संभावनाएं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इसी प्रकार हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो नाराज वोटर है क्षत्रिय समाज का, जिस तरह से आक्रोश सामने आ रहा है, वह हो सकता है कि वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा दे। क्योंकि पिछले कई चुनाव से बीजेपी के सांसद जो भी वहाँ जीते हैं, वह लगातार 1991 राम मंदिर आंदोलन के पश्चात अगर हम देखें तो गाजियाबाद सीट पर लगता से ज्यादातर समय पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और उनके वहाँ पर क्षत्रिय समाज के वहाँ पे लगातार सांसद बनकर आते रहे हैं। उसमें रमेश चंद्र तोमर जी ने 4 बार लोकसभा चुनाव जीता। उसके बाद राजनाथ सिंह जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के, इस समय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद 2 बार से जनरल वीके सिंह वहां से चुनाव जीत कर रहे हैं, और पिछली बार तो बड़ा मार्जिन था जनरल वीके सिंह का। उसके पश्चात भी जब टिकट उनका काटा गया, उनकी जगह वहाँ के जो उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग वैश्य बिरादरी से आते हैं, उनका टिकट जब से दिया तो उनका क्षेत्रीय समाज में कहीं ना कहीं रोष है। और पूरे में बात करें चाहे मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र हो, जिस तरह से समाज क्षत्रिय समाज का जो रोष सामने आया, उसने बीजेपी की जो चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब पूरे इसको क्षत्रिय समाज की नाराजगी को कैसे बीजेपी मैनेज करती है, ये बड़े सवाल हैं। और अभी तक जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, मेरठ के आसपास सब लगातार दौरे कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है उसको कैसे कैसे कम से कम किया जाए, उसका नुकसान भाजपा को न उठाना पड़े। तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं इस समय, लगातार दौरे करके, चुनावी सभाएं करके, रोड शो करके, क्योंकि मेरठ की सीट इस समय उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भाजपा के लिए बन गई है, प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। तो ऐसी गाजियाबाद में भी डोली शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह उन्हें लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की जो भूमिका है इसमें वर्तमान राजनीति में, उसमें जिस तरह से बीजेपी से जो नाराज वोटर है वह एकजुट हुआ है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो, तो उसके भरोसे डोली शर्मा इस बार चुनाव में अपना जीत का सफर तय करने के प्रयास में है। उन्हें लगता है कि जो बीजेपी से नाराज वोट है, बीजेपी महंगाई से, बेरोजगारी से, वह सब में एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकता है। और डोली शर्मा प्रखर प्रवक्ता भी हैं, और उसका फायदा वह सोच उन्हें लगता है कि हमें मिल सकता है। जिस तरह से राज्यवाद की जो राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह से वहाँ पे कुछ परिवर्तन के लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। अब देखना तो वही चुनाव परिणाम जैसा हमने कहा कि उसके बाद भी पता चल पाएगा कहाँ क्या होता है। उसी प्रकार हम बात करें बुलंदशहर की, बुलंदशहर में भी तमाम तरह के इस तरह के समीकरण हैं। और पूरे अगर परिदृश्य की बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो तमाम तरह के जो परिवर्तन राजनीति के अंदर पिछले कुछ समय से हुए हैं, वैसी उम्मीद बुलंदशहर में की जा रही है। और लगातार बुलंदशहर में कल्याण सिंह जी के राजनीति में जब से प्रभावशाली हुए थे मंदिर आंदोलन के पश्चात, जब से बुलंदशहर की सीट भाजपा में के लिए कहीं ना कहीं बड़ी फायदेमंद रही है। और लगातार वह लोकसभा और विधानसभा पूरी बैठ की हम बात करें आवाज जीतते रहे हैं। अपवाद स्वरूप कोई भी विधानसभा में दूसरी पार्टियों के लोग भी जीते हैं, लेकिन लगातार वह बीजेपी का जैसे बुलंदशहर की लोकसभा सीटों पर काफी हद तक प्रभाव रहा है। उसी प्रभाव को वह पुनः दोहराने की कोशिश में बीजेपी इस समय है। और फिर सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है बीजेपी बुलंदशहर लोकसभा की, तो कांग्रेस ने भी वहाँ पर तमाम अपने जो बड़ा
प्रयास है वह वहाँ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो जिस तरह से राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो सशक्तिकरण की बात कही है, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको लगातार वह बात कर रहे हैं, उसको हम आर्थिक शक्ति देंगे, आर्थिक उन्नति देने में उनकी मदद करेंगे। तो उसके जो क्या वहाँ पे लोगों को मैसेज है, किस तरह से लोग वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यह तो आने वाले वही चुनाव परिणाम के पश्चात पता लगेगा कि वोटों किस तरह का समर्थन लोगों ने किस पार्टी को पक्ष में दिया है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध नगर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जो लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं, इस बार उन्हें चुनौती मिल रही है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से। तो दशा का बड़ा पीरियड हो जाता है, वो कई सारी लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, जो नाराजगी है 10 सालों की उसको फायदा उठाने के लिए वहाँ पे जो गठबंधन प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के, वह उसकी उठाने की फिराक में है। और वह लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों की जो बातें हैं उसको लगातार वह प्रमुखता से सामने रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के प्रत्याशियों में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ पे महेंद्र नागर हैं, और साथ ही बसपा के जो प्रत्याशी हैं वहाँ राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं। तो तमाम तरह के समीकरण वहाँ की राजनीति में देखे जा रहे हैं कि उनसे समीकरण किस तरह से वहाँ प्रभावशाली साबित होते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा के अपना कैडर के भरोसे वह जीत की जो उनकी संभावना है उसको मजबूत करने की कोशिश में, वहीं महेंद्र नागर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी है, लगातार इस प्रयास में जो बीजेपी से वो नाराज वोट है उसको एकजुट कर सकें, और वह पूरे जो समाजवादी पार्टी का समर्थन वर्ग है उसको लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर चुनाव भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा, और लगातार योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति रही है उसमें गौतम बुद्ध नगर बड़ा केंद्र में रहा है। वह लगातार गौतम बुद्ध नगर में दौरे भी करते रहे हैं, और लगातार एक बात बड़ी मुख्य है, जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको क्रेडिट लेने के भी तमाम तरह के प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बसपा अपना क्रेडिट उस पर लेती है, भाजपा अपना क्रेडिट लेती है, समाजवादी पार्टी अपना दावा करती है कि गौतम बुद्ध नगर में हमारी सरकारों ने यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है। तो वहाँ के जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर उसका दावा भी, उसका हक क्रेडिट लेने के लिए भी सभी राजनीतिक दल पर इस समय अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब ये देखना है कि मतदाता किसके दावों पर भरोसा जताते हैं, किसे अपना समर्थन देते हैं। लेकिन ये तय है कि जो 5 लोकसभा सीट हैं पश्चिम यूपी की, वह भारतीय राजनीति में आने वाले समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने सारे जो उनके रणनीतिक दाव हैं इन 5 लोकसभा सीटों पर वो लगा रहे हैं, और लगातार केंद्रीय नेतृत्व इन पार्टियों का इन जगह पर दौरे भी कर रहा है, रैलियां भी कर रहा है, और लगातार इन 5 सीटों पर फतह करने की तमाम रणनीति पर काम कर रहा है। अब 26 तारीख को मतदान है, मतदाता का रुख क्या रहता है, किस तरह से इन चुनाव में वह मत करते हैं, क्या उनके लिए कौन से मुद्दे सामने हैं, किस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा है आत्मसात करते हैं, या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे जो विपक्ष लगातार उठा रहा है क्या उसको आत्मसात कर रहे हैं, मतदान करने जाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। और इसी को परखने के लिए हम 26 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा। 26 तारीख को हम देखते हैं कि मतदाता क्या रुख अपनाते हैं, किस तरह का वह विचारों को लेकर मतदान करने जाते हैं, कौन से मुद्दे उनके सामने महत्वपूर्ण रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और हम आपसे भी आग्रह भी करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत